हेलो एवरीवन, नेहा देवनानी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियोस में डिबेंचर के टाइप सीखे, उसकी मीनिंग सीखी, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देख लिया एंड आज हम इस वीडियो में डिबेंचर्स को इशू कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर सीखने वाले हैं। ये टोटल 10 स्टेप्स में हमको बुक में दिया गया है और मैंने उसे 10 स्टेप्स को लिख के और पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है। इन स्टैंड के 10 स्टेप्स को अच्छे से लर्न करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे डिबेंचर्स को इशू करने का प्रोसेस। ये आंसर 3 मार्क में या फिर 4 मार्क में आता है। ये आंसर को शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स लिखनी होती है एज अ इंट्रोडक्शन। ये बुक में भी दी गई है और मैं अभी आपको समझा रही हूँ और जैसे लिखना है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसमें स्टार्ट किया गया है कि कंपनीज़ एक्ट में डिबेंचर्स इशू करने के टाइम जो भी प्रोविजंस होते हैं वो कंपनीज़ एक्ट में दिए गए हैं और कंपनी को वो फॉलो करने होते हैं। ये कंपलसरी होता है हर एक कंपनी के लिए कि वो प्रोविजंस को फॉलो करना है और अगर किसी ने भी ये प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया या उसमें कुछ गड़बड़ी कर ली तो या तो कंपनी या तो फिर कोई ऑफिसर है जिसने ये सारा प्रोसेस किया है, उन दोनों को पनिशमेंट दी जाती है या फिर इनके ऊपर बहुत बड़ा केस चलाया जाता है। डिबेंचर्स इशू होने के टाइम या उसके बाद ये बात ध्यान में रखनी है कंपनी को कि डिबेंचर्स होल्डर्स के साथ कोई भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उनको कभी भी कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। उनके साथ जो भी बातें हैं उनके साथ क्लियर करनी है और कुछ भी ऐसी बात छुपानी नहीं है। जो मैंने यहाँ लास्ट पॉइंट में लिखा है उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो ये थी हमारी 3 इंट्रोडक्शन की पॉइंट्स। अब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना कि प्रोसीजर फॉर द इशू इज़ एज अंडर, ये आपको लिखनी है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। स्टेप नंबर फर्स्ट प्रोसेस का वो ये है कि रिजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी में सबसे टॉप पोजीशन पे होते हैं, जो कंपनी के सबसे बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। कुछ भी कंपनी में इशू करना है जैसे कि शेयर्स इशू करने हैं या डिबेंचर्स इशू करने हैं, वो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड होता है, फिर आगे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले इसमें यह है कि पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। सबसे पहले कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो पढ़े जाते हैं, उन्हें देखा जाता है कि उसमें क्या प्रोविजंस हैं, कैसे करना है। उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें डिसाइड होता है कि हमें टोटल कितने प्राइस के डिबेंचर्स को इशू करना है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू करना है और जो भी हम पैसे मंगवाएंगे डिबेंचर होल्डर से तो उसे कितने इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाना है, कैसे मंगवाना है और जो भी अदर कंडीशंस हैं वो सब वहाँ पे पहले डिसाइड होती है। फर्स्ट स्टेप इतना ही था जो बहुत शॉर्ट था। अब जो सेकंड स्टेप है अब हम वो समझ लेते हैं। उसमें होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो डिसाइड कर लिया पर अब एक जनरल मीटिंग रखी जाती है जिसमें कंपनी के और ऑफिसर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनसे भी एक बार पूछ लिया जाता है, उनमें भी एक बार डिस्कशंस होती है और डिबेंचर्स इशू करने हैं कि नहीं करने हैं वो यहाँ पे अप्रूव किया जाता है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है वो शुरू करने से पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगी फ्री रिज़र्व्स का। इसमें फ्री रिज़र्व वर्ड है इसलिए। फ्री रिज़र्व्स वो होते हैं, ये एक तरह का फ़ंड होता है कि जिसमें हमारे पास कुछ अमाउंट होती है, वो हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इमरजेंसी के लिए हो कि अचानक से कंपनी को नीड हो रही हो या कुछ और हो बात, तो उसमें अगर पैसों की ज़रूरत है तो उस फंड में से निकाले जाते हैं, तो उसे कहते हैं फ्री रिज़र्व्स। अब इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कंपनी का अगर कर्ज़ा डिबेंचर्स इशू करने के बाद इस फ्री रिज़र्व से भी ज़्यादा हो जाता है, सपोज़ 5 लाख का हमारा फ्री रिज़र्व है पर अगर हम इशू कर रहे हैं 20 लाख के डिबेंचर्स, तो इससे क्या होगा, कर्ज़ा बढ़ रहा है हमारे फ्री रिज़र्व से। तो ऐसी सिचुएशन होने पर डिसीजन तब लिया जाता है कि जब हर एक मेंबर जनरल मीटिंग का रेडी हो, उसको कन्विंस करना पड़ता है, फिर ही जब तब जाके वो डिबेंचर्स इशू होते हैं। लेकिन जो 2 स्टेप थे उसमें कंपनी इंटरनली डिसीजन लेती है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं,
सेकंड स्टेप ये था कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं और जो भी दूसरे ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर डिसीजन होता है। फिर अब थर्ड स्टेप है जिसमें हमको सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वैसी बॉडी है जो कि शेयर मार्केट को मैनेज करती है, उसे रेगुलेट करती है और उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती है उस पर कंट्रोल रखती है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कंपनी के लिए कंपलसरी है कि इंडियन कंपनी एक्ट उसके सारे प्रोविज़न को फॉलो करें और सेबी जो गाइडलाइंस दे रहा है, जो सेबी बता रहा है कि ऐसे ऐसे करना है तो उसको फॉलो करें। फोर्थ स्टेप जिसमें लिखा है कि इशू करना होता है प्रॉस्पेक्टस को। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं। प्रॉस्पेक्टस मीन्स ये हुआ कि जिसके अंदर कंपनीज और डिबेंचर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हो कि कंपनी का काम क्या है और कंपनी कहाँ लोकेट है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और डिबेंचर्स के बारे में ये लिखा होता है कि डिबेंचर्स कितने टाइम के लिए इशू किया गया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पेमेंट मोड क्या है, कंपनी ने क्या क्या मॉर्गेज करके रखा है। ऐसी सब बातें उस प्रॉस्पेक्टस में होती है। प्रॉस्पेक्टस मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक इन्फॉर्मेशन पेपर होता है, इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि कंपनी को इनवाइट करना है जनरल पब्लिक को, तो उसके लिए वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है कि आइए हमारा डिबेंचर्स के बारे में आप डिटेल्स पढ़िए, जान लीजिए, कंपनी के बारे में जान लीजिए और आपको पसंद आए तो आप हमारे डिबेंचर्स को बाय करिए। इसमें फ़र्स्ट स्टेप ये होता है। और फिर इन्वेस्टर्स उस प्रॉस्पेक्टस को पूरा पढ़ते हैं, उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठी करते हैं, फिर बाद में वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें डिबेंचर्स को ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। फिफ्थ स्टेप उसमें यह है कि डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करना होता है कंपनी को। डिबेंचर ट्रस्टीज़ वो होते हैं कि जो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करते हैं। कभी उनके साथ कुछ चीटिंग हो रही है, कुछ गलत हो रहा है या उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिबेंचर ट्रस्टी सॉल्व करते हैं, कंपनी से बात करते हैं। वो डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक एडवोकेट के जैसा काम करते हैं। इस स्टेप में कंपनी क्या करती है कि जैसे कि जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें, तो उसके लिए वो क्या करती है, पहले एक ट्रस्ट डीड बनाती है ट्रस्ट एक्ट के अंदर। ये एमसीक्यू में आ सकता है, प्लीज़ ध्यान देना। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि ट्रस्टीज़ ऑफ डिबेंचर्स को अपॉइंट किया जाता है और वो अपॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी ही करती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी तक हमने 50% प्रोसीजर्स को सीख लिया है। अब हम आते हैं 6th स्टेप के ऊपर जिसमें लिखा है कि अंडर राइटर्स के साथ एग्रीमेंट करना होता है। अंडर राइटर्स का मीनिंग पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अंडर राइटर्स वो होते हैं जो कंपनी के लिए रिस्क उठाते हैं और बदले में कमीशन चार्ज करते हैं या फिर फ़ी चार्ज करते हैं। अब रिस्क कैसा उठाते हैं, अगर कंपनी ने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू कर दिया और हो सकता है कि पब्लिक उनके शेयर्स और डिबेंचर्स को नहीं ख़रीदे, बहुत कम पब्लिक ख़रीदे, तब क्या करते हैं ये अंडर राइटर्स, तब जो भी शेयर्स और डिबेंचर्स हैं वो कंपनी से ये लोग ख़रीद लेते हैं। ऐसे करके वो कंपनी का रिस्क कम कर देते हैं और बदले में फ़ी या फिर कमीशन चार्ज कर लेते हैं। अब इस पॉइंट में यहाँ पे फर्स्टली लिखा है इफ़, ये कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी अंडर राइटर्स को अपॉइंट करे, उनके साथ एग्रीमेंट करे। इसमें लिखा है कि अगर BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करना है कि हाँ हमें एग्रीमेंट लेना है अंडर राइटर्स के साथ, तो वो इस स्टेज पे किया जाता है और जो भी दोनों पार्टीज़ के बीच में कंडीशंस हैं वो इस स्टेज पे डिसाइड की जाती है। स्टेप टू ओपन एन अकाउंट विद अ शेड्यूल्ड बैंक। इस स्टेप पे कंपनी एक नॉर्मल सा अकाउंट खुलवाती है एक नॉर्मल सी बैंक में। इस अकाउंट खुलवाने का रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि जो भी हमारे पास पैसे आते हैं, मींस कंपनी के पास पैसे आते हैं डिबेंचर होल्डर्स के, ज़रूरी नहीं है वो एक ही टाइम पे हो, इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं या फिर कभी कभी वन टाइम पेमेंट भी होता है किसी किसी का। तो वो सब अमाउंट को रिसीव करने के लिए कंपनी एक बैंक अकाउंट खुलवाती है इस स्टेज पर। स्टेप नंबर 8, रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टेप ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी फॉलो करे। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में इफ़ लिखा हुआ है। इफ़ मतलब कंडीशन। अब कंपनी के लिए कंडीशन ये है कि अगर उसने प्रॉस्पेक्टस में बताया है कि हम हमारे डिबेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन अपने डिबेंचर्स का करवाते हैं। इस स्टेप के ज़रिए क्या होता है,
डिबेंचर्स अगर एक बार स्टॉक एक्सचेंज में बताए जाते हैं, लिस्ट हो जाते हैं, तो वो ईज़िली मार्केट में ट्रेड होते हैं। ट्रेड मीन्स बाय एंड सेल। 9th स्टेप, टू प्रिपेयर अलॉटमेंट रजिस्टर फॉर डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स को ख़रीदने का एक टाइम लिमिट कंपनी सेट करती है कि इतने दिन तक सब्सक्रिप्शन ओपन है, जिसको करवाना है वो करवाए। अगर एक बार सब्सक्रिप्शन क्लोज़ हो जाता है, फिर कंपनी एक अलॉटमेंट रजिस्टर बनाती है। ये काम कंपनी सेक्रेटरी करता है। जो भी एप्लीकेशंस उनको आई है और एप्लीकेशंस के पैसे आए हैं, सब कंडीशंस फॉलो की है जिस भी डिबेंचर होल्डर ने, तो उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है और उस अलॉटमेंट रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाती है। डिबेंचर्स को अलॉट करना है तो उसका एक डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। इस स्टेज पे वो डिसाइड करते हैं कि फ़ाइनली हमें सब्सक्रिप्शन कब क्लोज़ करना है, कब अलॉटमेंट, मतलब कि वो डिबेंचर्स उनके नाम करने हैं जिन्होंने पैसे भरे हैं, अप्लाई किया हुआ है। तो वो डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। एक बार डिसीजन हो जाता है अलॉटमेंट का ख़त्म, तो उसके बाद होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट को बना के जिस भी डिबेंचर होल्डर ने अप्लाई किया है, पैसे भरे हैं, उस तक उस डिबेंचर सर्टिफिकेट को पहुंचाना है। तो ये सब काम 9th स्टेज पे होता है, जो कि सेकेंड एंड लास्ट स्टेप है। 10th स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, इसमें है कि डिबेंचर सर्टिफिकेट्स को फाइनली जिन्होंने कम्प्लीटली पैसे भरे हैं उन तक पहुँचाया जाता है। इसमें कंडीशन ये है कि अगर इफ़ लिखा है, मतलब कि जिसका फुल अमाउंट रिसीव हो गया है, जिनको डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं, तो ही कंपनी सेक्रेटरी उस तक डिबेंचर सर्टिफिकेट्स को पहुंचाता है। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रख के कंपनी सेक्रेटरी ये डिबेंचर सर्टिफिकेट्स को डिबेंचर होल्डर्स तक पहुंचा देता है। तो यहाँ हमारे 10 स्टेप्स जो कि प्रोसीजर के हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आज हमने इस चैप्टर डिबेंचर का 3rd पार्ट भी फिनिश कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ अच्छे से आ रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक करिए और जो भी क्वायरीज़ हैं आपकी वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। आई विल सॉल्व ऑन द सेम डे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।